शिकायत होती थी हमेशा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि हमें जो है तसलसल नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है हम माशी तौर पे जो है आवाम की उमंगों पे पूरा नहीं उतर सके। तो ये अब जो है शिकायत जो है नहीं की जा सकती, क्योंकि ये 5वां बजट जो है इस हुकूमत का है। अब ये जो हाँ वफाक की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये 5वां बजट इनका है। अब ये 5वां बजट, इसमें जो हुकूमत ने आज बताया और ये आप लोगों ने रिपोर्ट भी किया कि 3.7% ये जो साल ख़त्म हो रहा है इसकी शरह नमू की ग्रोथ होगी। और ये जो अगला साल है, हम समझ रहे थे कि वो उड़ान पाकिस्तान जिस तरीके से उसकी तशहीर की गई थी और कहा था कि इतने हज़ार अरब डॉलर की मईशत हो जाएगी, उसको जो है उड़ा दिया गया। और अगले साल का हुकूमत तखमीना दे रही है कि 4% से जो है इस मुल्क में तरक्की की रफ्तार आगे बढ़ेगी। और जो महंगाई की जिसे कहते हैं तखमीना दिया है, वो 8.2% हुकूमत ने दिया है अगले साल का। अब जो अहम चीज़ है वो ये बताने की है कि जो इस साल जो हुकूमत कहती है कि हमने 3.7% जो ग्रो किया है, उसमें इम्पॉर्टेंट क्रॉप जिसे कहते हैं मेजर क्रॉप, वो सिर्फ 0.6% की रफ्तार से ग्रो की है। फिर दूसरे नंबर पे वो ये कहते हैं कि लाइव स्टॉक, अभी ये मैंने इस मीटिंग में भी बात की, जो माल मवेशी है वो 3.8% के हिसाब से ग्रो किए, लेकिन हुकूमत खुद कहती है कि जो घास फूस है, फुडर जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो -2.1% है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो माशी हुकूमत ने जो अभी जो ऐलान किया है अपनी GDP ग्रोथ का, उसकी पायदारी क्या है कि माल मवेशी कह रहे हैं कि 3.8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, और जो फुडर है, जो घास फूस है, वो -2.1% से ग्रो किया है। तो ये फिर दूसरी तरफ हुकूमत ने कहा कि हमारी जो इंडस्ट्री में ग्रोथ है वो भी बड़ी शानदार हो रही है। लेकिन उसमें क्या किया उन्होंने कि 5-6 इंडस्ट्रीज़ की दिखा दी कि उसमें बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। जैसे कि ऑटो में कह दिया 60%, ऑटो इंडस्ट्री में 60% ग्रोथ बता दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑटो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, उसमें जो है 40% की ग्रोथ है। फिर फर्नीचर की उन्होंने कहा 20% से ग्रो कर रहा है। और फिर जो है फुटबॉल जो है 23% से ग्रो की है, जिसकी वजह से मुल्क में सनत में वो कह रहे हैं कि बड़ी वो हुई है। बिजली की जो पैदावार जो सब्सिडी से निकालते हैं उसमें -10% है। अब बिजली में -10% है। अब आप सोचें कि वो ये कह रहे हैं कि जो छोटी सनत है, जो बेचारे मर चुके हुए हैं, उसको कहा जा रहा है कि 8.5% से ग्रो किया। तो ये मैंने आज सवालात रखे कि जी ये टैली नहीं हो रहा। फिर दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि जी मईशत का हजम जो है वो 453 अरब डॉलर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फ़ी कस आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर मईशत का हजम 400 से 450 अरब डॉलर हो गया है, तो इसी इदारे के जो प्लानिंग कमीशन है वो अदाद शुमार देते हैं कि जी पाकिस्तान की जो है 21 साल की बुलंद तरीन सतह बेरोज़गारी की भी है और गुर्बत की भी है। तो ये मईशत का हजम जो अगर बढ़ा है तो ये पैसे कहाँ गए? तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ ये है, आपको सारों को पता है कि पिछले 4 साल में तारीखी इस मुल्क से लोग छोड़ के रोज़गार के लिए बाहर गए। हुकूमत का दावा है कि जी इस साल 18 लाख लोगों को रोज़गार दिया, और उसमें जो कहते हैं कि जो खिदमात के शोबों में 11 लाख लोगों को रोज़गार मिला है, ज़राअत के शोबे में 3 लाख लोगों को रोज़गार मिला है, और इंडस्ट्रीज़ के शोबे में 4 लाख। तो ये जो है हमने सवाल पूछा कि जी ये एक तरफ आप खुद बोल रहे हो कि मेजर क्रॉप उसमें सिर्फ 0.6% की ग्रोथ है, तो ये 3 लाख लोग ज़राअत में किस जगह नौकरियां गई हैं? फिर आप सारों के सामने ढकी छुपी बात नहीं है, इधर कारखाने बंद हो रहे हैं, मुल्क से कंपनियां रिकॉर्ड छोड़ के गई हैं। ये कह रहे हैं कि सनत के शोबे में 4 लाख लोगों को रोज़गार मिला। फिर तीसरा खिदमात का शोबा है। खिदमात के शोबे में आप सारे भी आते हैं, मीडिया भी आता है, बैंक्स भी आते हैं, इंश्योरेंस भी आती है, मोबाइल कंपनियां भी आती हैं, फूड पांडा भी आता है, डिलीवरी वाले भी आते हैं। उसमें कह रहे हैं कि जी 11 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। तो
और अगले साल के लिए कह रहे हैं कि जी 20 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा 4% की ग्रोथ से। ये तो हुकूमत के दावे हैं। अब बात ये कि तिजारत की बात कर लें तो हुकूमत ने तिजारत की भी अगले साल की बड़ी, जिसे कहते हैं कि मायूसी वाले तखमीना अपने लिए खुद रखा है, और वो रखा है एक्सपोर्ट्स का टारगेट 32.8 अरब डॉलर। 32 अरब डॉलर तो पाकिस्तान की 2022 में एक्सपोर्ट थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब जिस मुल्क की 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी तो वो कभी वो कहते हैं G20 में हम चले गए हैं, कभी कहते हैं माशी स्टेबिलिटी, तो क्या आपको हासिल होगा। फिर उसके बाद दरामदाद का भी तखमीना इन्होंने बढ़ा के कहा है कि अगले साल हमारे मुल्क में दरामदाद 70 अरब डॉलर की हो जाएगी। तो ये भी एक जिसे कहते हैं कि कोई दरामदाद बढ़ रही हैं और बरामदाद में इजाफा नहीं हो रहा। और तरसीलात ज़र, एक तरफ हुकूमत खुद कह रही है कि इस वक्त जो है वो वॉर की वजह से प्रेशर है, लेकिन तरसीलात ज़र का जो टारगेट है वो 42 अरब डॉलर है। तो आप सोचें कि जिस मुल्क में बरामदाद से ज़्यादा तरसीलात हों तो उस मुल्क की माशी हालात क्या होंगे। बरामदाद का टारगेट रखा है 32 अरब डॉलर और तरसीलात का रखा है 42 अरब डॉलर। और फिर ये वो 32 अरब डॉलर जिनकी बरामदाद हम कर रहे हैं उनको मुराद की लाइन लगाई हुई है, उनको इंटरेस्ट भी सस्ता, उनको बिजली भी सस्ती, उनको हर चीज़ सस्ती। और ये 42 अरब डॉलर जो बाहर से लोग कमा कमा के भेज रहे हैं वो सारा अपने ज़ोर बाजू पे ये काम कर रहे हैं। तो ये तो सबसे पहली बात ये आ गई। दूसरा, अब हुकूमत ने आज जो है अपने लिए तरक्याती बजट का भी ऐलान किया। तरक्याती बजट वो कहते हैं कि जी तकरीबन 1100 अरब रुपए जो है हम 1126 अरब रुपए हमारे तरक्याती अखराजात में पैसे खर्च करेंगे। और जो उनके जो स्कीमें अनाउंस हो चुकी हुई हैं उनका तखमीना है 10,000 अरब। तो 1126 अरब रुपए जो है 10,000 अरब रुपए की स्कीमों में वो जारी करेंगे। अब बताएं मुझे कि अगर 8.2% आप खुद ही महंगाई कह रहे हैं, तो अगर आप एक नई स्कीम भी ना डालें तो अगले साल ये जो 10,000 अरब है ये वहीं पे खड़ा रहेगा, क्योंकि महंगाई में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। अब इसमें जो जिसे कहते हैं जो दिल टूटता है, जिसकी दुख की बात है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हुकूमत की कुल मिला के 786 स्कीमें 786 स्कीमें हैं। उसमें कोई गैस करें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए कितना स्कीमें होंगी 786 में। वैसे खैबर पख्तूनख्वा बताता चलूँ कि आबादी का मुल्क का 17% है, GDP का 10% है, तरसीलात का 1/3 है। उनके लिए 786 स्कीमों में सिर्फ 6 स्कीमें, खैबर पख्तूनख्वा की कुल मिला के 6 स्कीमें हैं। और अगर ये 6 स्कीमें अगर मुकम्मल हो गई तो खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी जो PSDP है उसमें कोई स्कीम नहीं होगी। ठीक है जी। फिर उसका जो तखमीना है अमाउंट में वो है सिर्फ 36 अरब रुपए, यानी कि जो 10,000 अरब रुपए के जो हुकूमत के प्रोजेक्ट हैं उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की स्कीम है वो 36 अरब की है, सिर्फ 10,000 अरब में। यानी कि 10,000 रुपये अगर किसी यहाँ पे है तो उसमें मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा तो मेरे लिए सिर्फ 36 अरब रखें। ये मैंने आज उसमें सवाल उठाया और मैंने यही कहा कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं एक इतने बड़े सूबे को। उसमें उन्होंने कहा कि जी आपको मर्ज एरिया में तो 65 अरब देते हैं ना, मर्ज एरिया जो आपको पता है एक्स फाटा है। तो हमने ये कहा कि वो तो आपने खुद उसके पैसे अपने पास रखे हुए, उसको आप NFC का हिस्सा बनाएं तो फिर उसके बाद बात करें। फिर दूसरी तरफ आ जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इस साल 264 अरब रुपए हुकूमत ने रखे हुए हैं ख़र्चे के लिए, मतलब हाईवे बनाने के लिए। टोटल 94 प्रोजेक्ट हैं उनके, जिसमें से 10 KP के हैं। और KP के लिए उस 264 अरब में से सिर्फ 8.5 अरब रखा था। फिर कहते हैं कि जी आए पंजाब दिखाएं, और कभी कहते हैं पंजाब से मवाजना, कभी कहते हैं सिंध का करें, कभी कहते हैं बलूचिस्तान का करें, कभी कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा का करें। तो भाई अगर आप 264 अरब रुपए में अगर 8 अरब रुपए दोगे और उनको आप खुद बना के दोगे तो फिर तो सारी बात ही ख़त्म हो गई। अब जैसे कोई बीच में मैं देख रहा था, कोई मुझे कह रहा था कि जब हम मरी जाते हैं तो मरी का रास्ता जो है बड़ा साफ़ सुथरा होता है, जैसे मरी से आगे नथिया गली जाते हैं तो वैसा मज़ा नहीं आता। अब कोई ये बताए कि वो जो रोड है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वफाक का इदारा है।
तो वफाक को चाहिए था ना, मरी से होते होते वो जो एबटाबाद तक घुमाते रोड, उसको वहाँ पे क्यों रोक दिया गया। फिर इस साल जो 3 स्कीमें नेशनल, एक तरफ कहते हैं अब हम नई स्कीमें नहीं देंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 3 स्कीमों का ऐलान किया। तीनों के तीनों जो हैं वो जो है रावलपिंडी और उसके मज़ाफ़ात में है। उसमें जी वजाहत ये दी गई कि वो M1 जो आपका भी मोटरवे है, जो आप भी वहाँ से आते हैं, तो जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आप लोग के लिए भी रास्ता ये, आप लोगों का भी उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आप यूँ देखें कि वसाइल की तकसीम, वसाइल की जब तकसीम इस तरीके की होगी तो फिर क्या होगा, शिकायत ही आएगी ना। अब आप आ जाएँ 1126 अरब रुपये में, एक क्या आपका गैस होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए टोटल रकम कितनी रखी गई होगी? 2.2 अरब रुपये। ये भी इनका एहसान है, पिछले साल इन्होंने 55 करोड़ पे रखी थी। 1000 अरब की PSDP में खैबर पख्तूनख्वा का शेयर रखा था 55 करोड़। इस साल उन्होंने जो है ना थोड़ी सी मेहरबानी की है और 2.2 अरब रुपये रखे। दलील ये दी है कि जी वो पंजाब का भी आप ही की तरह का है, वो सिंध और बलूचिस्तान हमारे कोलेशन पार्टनर हैं। बलूचिस्तान में वज़ीर आज़म साहब की खसूसी दिलचस्पी है, वज़ीर जो है ना उनके लिए 125 अरब रुपए की एक रोड रखी है। 86, मैं कहता हूँ अल्लाह करे और भी रखे। मैं किसी खुदा न खास्ता ये कहीं पे भी नहीं कहूँगा कि जी सिंध को ज़्यादा दिया या पंजाब को ज़्यादा दिया। मैं ये कहूँगा कि आप हमारे लिए मैसेज क्या दे रहे हैं, आवाम के लिए मैसेज क्या दे रहे हैं, और क्या ये आया मैसेज जो है ये चीज़ जो है काबिल कबूल होगी लोगों के लिए कि नहीं होगी। आखिरी में ये कि जो अगले साल की जो बात कर रहे हैं, ये जो 4% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उस 4% ग्रोथ में जो हुकूमत कह रही है कि जो ज़राअत जो है 3.8% से ग्रो करेगी, इंडस्ट्री 4% से ग्रो करेगी, खिदमात जो है 4.2% से ग्रो करेगी, और जो बिजली है वो 1.1% से ग्रो करेगी। तो अब कहने का मतलब ये है कि 5वां साल है, अगर अल्लाह करे 4% ग्रोथ अचीव कर लें तो इस 5 सालों की ग्रोथ जो है 2%, 2.25% बनती है। ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन 78 सालों में 5 साल है, जिसमें गुर्बत इंतहा पे पहुंची, जिसमें जिसे कहते हैं बेरोज़गारी इंतहा पे पहुंची। पाकिस्तान से 1947 के बाद रिकॉर्ड मैं कहूँगा कि माइग्रेशन हुई, और जो है फिर महंगाई की ये जो 5 साल हैं बदतरीन 5 साल थे। टैक्सेशन आप देख लें, आवाम पे जो जिस तरीके से और ख़ास तौर पे तनख्वाहदार पे टैक्स लगाया वो भी आप देख लें। और मैं ये समझ रहा था कि शायद ये साल में हुकूमत के पास कुछ वसाइल होंगे, गुंजाइश होगी कि वो ये जो पिछले 4 साल गुजरे उससे अगला साल बेहतर होगा। उसकी पहली मैंने आपको नवीद ये बता दी कि 8.2% हुकूमत खुद महंगाई मुंह से कह रही है कि होगी अगले साल। तो 8.2% महंगाई, तरक्याती बंद हो गया सर, दिल्ली से भी सच बताती है। सर जी साजिश कर भी लेंगे तो महंगाई जो है 8.2%। ये अभी बातें करते करते आपके सामने बिजली चली गई है, और कल मैंने सुना है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद में वापस से लॉकडाउन 8 बजे वाला लगा दिया गया है। तो बाकी सूबों में तो नहीं हुआ। तो ये उस लॉकडाउन की निशानी है कि अब ये बातें करते करते बिजली भी चली गई। तो महंगाई 8.2%, ग्रोथ 4%। लेकिन हुकूमत कह रही है कि जैसे इस साल 18 लाख लोगों को रोज़गार मिला है, अगले साल 20 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हुकूमत का तखमीना 20 लाख रोज़गार का है। तरक्याती अखराजात ना ही समझे जो मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने देखा कि सिंध, पंजाब के अलावा सिंध और बलूचिस्तान की भी यही शिकायत थी कि आप हमारे लिए जो है मोटरवे बनाएं। सिंध ये कहता है कि जी हमारे पास एक मोटरवे नहीं है, बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। इस मामले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मोटरवे हैं।
तो ये जो मुल्क में गैर मुतवाज़न जिसे कहते हैं तरक्की हुई है, इसका सिलसिला आने वाले साल में भी नज़र आ रहा है और कोई अच्छी खबर नहीं है। और बजट भी जो है अगले साल का, अभी तक जो बातें कर रहे थे लोग कि जी सूबे ज़्यादा पैसे ले जाते हैं, वफाक के पास पैसे नहीं बचते, तो आज वफाक ने खुद बताया कि जो गैर टैक्स आमदनी, नॉन टैक्स आमदनी वफाक की जो सूबों से शेयर नहीं की जाती, 10 माह में 4,500 अरब वफाक ने उसमें कमाए हैं। अगर उस हिसाब से लगाएं तो 5,500 अरब वफाक के पास वो अलग से आए हैं। तो जो है मायूसी की, मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन कोई अच्छी जिसे कहते हैं कि जो अभी तक की जो बजट की तैयारी है, जो हुकूमत ने हमें नंबर कम्युनिकेट किए हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई ख़ास खबर है कि जो मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के लिए लेके जाऊं, और ना एक जनरली अवाम के लिए महंगाई वगैरह तमाम चीज़ें वही हैं। अब इस 5 साल का जो है पोस्टमार्टम जो है मैंने आपको दे दिया। इंशाल्लाह ताला जब बजट आएगा फिर आपसे एक दफ़ा वापस बात करूँगा। शुक्रिया। बजट पेश करने जा रहे हैं केपी का भी डेफिनेटली मरकज के बाद, तो अपने सूबे के लिए आपने कौन से प्रोजेक्ट रखे हैं, क्योंकि जो आपकी अपनी रूलिंग पार्टी है उसके अंदर भी तरक्याती कामों के हवाले से कोई रिजर्वेशन है, तो क्या आपने उनको भी राजी करने की कोशिश की है तरक्याती कामों के बारे में? लेकिन जी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा को जो इन्होंने 786 जो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि देखें कितना मुबारक नंबर है, 786 स्कीमें हैं, तो उस 786 में हमें 6 स्कीमें दी। और मैंने आज ये बात बरमला वहाँ पे की कि हमें जो है अब खुद इंसारी की तरफ जाना पड़ेगा। हमें वफाक से उम्मीदें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको वफाक ने उम्मीदें दी भी हैं उनको भी पैसे बर वक्त नहीं दे रही। सिंध बलूचिस्तान आज ये बात करिए, तो अब ये सूबे को ही जो है अपना खुद मुख्तारी की तरफ जाना पड़ेगा। अब उसमें जो है इस सिलसिले में हमने अपना जो एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का मोटरवे DI खान पेशावर मोटरवे, वो 350 अरब रुपये से ऊपर का है। तो आज मैंने बताया कि हम वो खुद बनाने जाएंगे। आज बलूचिस्तान ने कहा कि उनको कच्ची कनाल बना दें, तो मैंने वहाँ पर बोला कि आप तो खुश नसीब हैं कि कुछ आपकी कच्ची कनाल बन तो गई, यहाँ तो बिस्मिल्लाह ही नहीं है 1991 से। तो अब ऐसा लगता है कि वफाक इस अपनी माली हालत, क्योंकि वो तो सारा का सारा पैसा ही कर्ज उतारने में दे रहा है, अगले साल भी 8,000 अरब रुपये वो कर्ज उतारने में देगा, और जो तरक्याती अखराजात सिर्फ 1,126 है। तो इस साल भी हमने रिकॉर्ड अपनी ADP की है, 195 अरब का तखमीना रखा था, 228 अरब रुपये KP ने किए, और अगले साल हम 224 अरब रुपये रखने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम ये जो DI खान मोटरवे वगैरह है, इसके लिए हमने अपनी एक अलग से बचत रखी है, जिसको हम इससे अपने वसाइल से पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज फिर हमने वफाक से कहा है कि आप हमारे कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे ये लिफ्ट केनाल है, ये जो है कुछ NHA के जो नामुकम्मल प्रोजेक्ट हैं, ये तमाम चीज़ों में जो है कम अज़ कम आप हमारी वो करें, और एक कोई पैगाम तो दें कि हम भी जो है आपकी PSDP का हिस्सा है, कोई नए प्रोजेक्ट्स हमारे लिए भी ऐलान कर दें बाकी सूबों की तरह। तो उसमें कोई इतना जिसे कहते हैं कि इनकरेजिंग जवाब नहीं मिला। सर इस वक्त हम देखते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वो वॉर एंड टेरर के ऊपर जो है फ्रंट लाइन्स हो गए, तो क्या आपकी इस वफाकी हुकूमत से कोई बातचीत हुई है कि PSDP के अंदर जो है इस तरह के कोई प्रोजेक्ट शामिल किए जा रहे हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें? दूसरा ये कि आपके बाद इस तरह कितने ड्यू है। और सर तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट ये कि अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो इसको दस्तावेजी बनाने के लिए आपके ध्यान में क्या है? देखें जी, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा ख़र्चा है वो सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर पे है, जो तकरीबन 10% हमारे बजट का है। किसी और सूबे का इतना बड़ा ख़र्चा नहीं है। और ये इसमें खालिसतन बहुत बड़ा ख़र्चा जो है वो दहशत गर्दी के मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए नहीं, दहशत गर्दी के लिए हमने काउंटर टेररिज्म में इस साल भी हमने जो है 17 अरब रुपए दिए हैं असले के लिए। ओवरऑल हमने काउंटर टेररिज्म स्पेशल ब्रांच के लिए बहुत बड़ी असले की रकम 78 साल में नहीं दी, अगले साल फिर हम देने जा रहे हैं। वफाक से हमें इस सिलसिले में आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। वफाक से एक बयानिया ये बनाया जाता है कि जी वो KP को वॉर ऑन टेरर की मद में 1% दिया जाता है NFC में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब 7वां NFC हुआ था 2009-10 में,
तो जो वॉर एंड टेरर में 1% दिया था, ये वो था जो ऑपरेशन हुआ था मुशर्रफ साहब पीपल्स पार्टी के दौर में और मुशर्रफ साहब के दौर में स्वात के इलाके में, जहाँ पे लोगों का रोज़गार, जहाँ पे 85,000 लोग शहीद हो गए थे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, उस कीमत में कभी भी ये वॉर जो अभी लड़ी जा रही है अगेंस्ट टेररिज्म जो फाटा एरियाज़ में, उसके लिए ये रकम नहीं थी। और जब ये हमें रकम दी गई थी तो हमें तो 1% दिया था, बाकी सूबों को 2 से 2.5% दिया। वो कैसे दिया वो भी सुन ले। बलूचिस्तान के लिए वेरिएबल डाला गया कि जी उनकी ज़मीन ज़्यादा है, आबादी कम है, तो उस पर रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उसमें बलूचिस्तान को 2.7% इजाफी मिला। छठे NFC में बलूचिस्तान को 5-5.25% हिस्सा मिलता था, जो बढ़ के 9% हो गया। आज तक किसी मीडिया के बंदे ने सवाल पूछा कि बलूचिस्तान का 5% से 9% जो शेयर हो गया, वो 4% कहाँ जाता है? KP जिसने कुर्बानी दी, जिसके ये पैसे सिक्योरिटी में सबसे बड़ा खर्चा है, उसको बार बार ये चीज़। अच्छा, फिर पंजाब और सिंध, उन्होंने कहा हम पीछे कैसे रह जाएं, तो उस वक्त 7वें NFC में एक कंपोनेंट डाला गया रेवेन्यू, और उसका हिस्सा रखा गया 5%। और ये बोला गया कि जो सूबा नहीं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिस सूबे से टैक्स कलेक्ट करेगा उसको जो है इजाफी पैसे दे दीजिए। उस 5% में क्या किया गया, सिंध को दिए गए 2.5% और 2.3% दिया गया पंजाब को, बाकी 0.2% जो है बलूचिस्तान और KP में बांट दिया गया। अब जब भी होता है मीडिया ट्रायल, वो आपके पास 1% है, और भाई ये जो 2.5-2.3% और 2.25% जो उनको गया, उसका हिसाब लें। हमारे तो लोगों ने कुर्बानी दी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। आज भी आपको पता है 6 महीने से ज़्यादा हो गया बॉर्डर क्लोज़ किया हुआ है। पूरी KP की इकॉनमी, जो मईशत, जो बॉर्डर इकॉनमी थी, वो तमाम की तमाम जो है बैठी हुई है सर। और जितनी परेशानी है वहाँ पे किसी को कोई एहसास नहीं, ना हमने कॉमर्स मिनिस्टर के मुंह से कोई सुनी बात, ना वफाकी हुकूमत से सुनी। वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ पे 15 अरब से ज़्यादा लोगों को IDPs को डिस्प्लेसमेंट में हमने पैसे दिए। रहा सवाल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का, KP की एग्रीकल्चर जो है, जो वहाँ पे लैंड पार्सल्स हैं, वो बड़े सूबों की तरह नहीं है। वहाँ पे 2-3 एकड़ पे जो है लोगों का लैंड पार्सल है, तो वो मेजॉरिटी जो है वो इनकम टैक्स एग्जम्पशन में आ जाएगी। और ये बात अभी IMF की मीटिंग के बाद भी सामने आई है। उन्होंने ये बड़े सूबों को जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, उनको जो है ज़ोर दिया है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। जो 430 अरब रुपए का हदफ दिया है सूबों को अपना ओन सोर्स रेवेन्यू बढ़ाने का, उसमें जो सबसे बड़ा हदफ जो है पंजाब और सिंध को मिला। KP और बलूचिस्तान को, क्योंकि उनका लेंस अलग है, और ये बात मैंने IMF से भी की कि आप हमें अलग लेंस से देखें। आप जो कहते हैं कि जी इस तरीके से आप जो है इतनी बचत करें, ये तमाम चीज़ें करें, हमारे वसाइल, हमारी आमदनी इन 2 बड़े सूबों से मुख्तलिफ है। हमारे फंडामेंटल्स, हम इस वक्त जो है वॉर ऑन टेरर को फाइट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और IMF ने मेरे मौक़िफ़ से एग्री भी किया। वाजिबात देखिए, एक तो सालाना वाजिबात होते हैं। इस साल अभी FBR ने जो 1000 अरब रुपए से ज़्यादा की जो कमी करेगी, तो सिर्फ इस साल हमें FBR रेवेन्यू कलेक्शन में तखमीने से 90 से 95 अरब रुपए कम आएंगे। इसके अलावा जो स्टेट ट्रांसफ़र जो हम फाटा एरिया वगैरह में खर्च कर रहे हैं, वो तकरीबन 100 अरब और हैं। तो सिर्फ इस साल के जो है 200 अरब से ऊपर के हैं। अब अगर इसके अलावा मजमूई तौर पे कर दें, जो फाटा के, जब से फाटा क्योंकि NFC से मर्ज नहीं हुआ, तो फाटा में 2-3 अलग अलग तखमीने। एक है 980 अरब रुपए, लेकिन वो वफाक ने नहीं रोका, क्योंकि हम NFC के मर्ज नहीं हुए, तो वो हमारे पैसे बलूचिस्तान, सिंध और KP को उसको चले गए, पंजाब को चले गए। NHP में जो नेट हाइडल प्रॉफिट है, उसका अभी तक 2018 से मामला लटकाया जा रहा है, उसमें भी तकरीबन जो है 2500 अरब रुपये बनते हैं। तो ये सिर्फ 2 चीज़ों में ही आप समझ लें 3500 अरब रुपये बन रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट लेग, जो AIP इन्होंने कहा था कि 100 अरब रुपये हम हर साल आपको एक्स्ट्रा देंगे ताकि तरक्की आपकी हो सके, तो 8 सालों में हमें 800 अरब की जगह सिर्फ 168 अरब रुपये मिले, तो 600-700 अरब रुपये वहाँ पे। तो ये कहानी जो है तकरीबन 4000 से 4500 अरब के दरमियान है। बाकी अगर मैं छोटे छोटे भी गिन लूँ तो सर, KP को कुछ मुराद मिलेगी जो पब्लिक तक पहुँची है ना, इंडस्ट्रीज तक पहुँची है। पार्ट ऑफ दोस कमर्शियल स्टील इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्री, उसका बेनिफिशियरी कौन है? दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त जो बजट तैयार किया जा रहा है IMF फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं, आपके सामने जो डिसीजन है 4% का गवर्नमेंट ने तखमीना लगाया है कि शायद 4%।
क्या इस फिजिकल स्पेस में जहाँ पे कहीं से भी आप मैच कर नहीं सकते, हर साइड पे कि ये 4% का जो ग्रोथ है ये भी ज़्यादा नहीं होता? सर मुझे तो ये जो मैंने आपसे पहली बात ये की कि ये जो 5 साल की जो एवरेज 4 साल की ग्रोथ है 2-2.25% एवरेज निकालें, और अगर ये जिस तरह 60% दिखा दी गाड़ियों की सेल, 40% जो है ट्रांसपोर्ट की, 23% फुटबॉल की, पिछले साल जो 3.1% ग्रोथ लाने के लिए 30% बिजली की ग्रोथ दिखाई थी, अब वो 30% ग्रोथ इस साल -10% पे हो गई। तो मैंने पिछले साल सवाल पूछा था कि ये 30% कहाँ पे बिजली बनी है, तो उन्होंने कहा वो हम भूल गए थे, सबने जो सोलर छतों पे लगाया हुआ है उसकी पैदावार हमने शामिल की है, तो उस पर जो है तो ये ग्रोथ इस तरीके से। फिर मैंने आपको बता दिया ये जो माल मवेशी घास फूस जो है पिछले साल से 2% कम हो गया, लेकिन मवेशी जो है 3.8% से ग्रो कर गए। तो ये वो वाली ग्रोथ है भाई, ये तो अब 47 की आदत लग जानी चाहिए आप लोगों को, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा आपने जो सवाल किया था कि जो फाटा पाटा की एग्जाम्पशन से क्या फ़ायदा हुआ, देखें मैं आपको, फाटा इज़ द न्यू फिनोमेना। फाटा में आज भी जो जंग चल रही है वहाँ पे कोई बंदा अपने घर पे नहीं है। अभी भी आपने देखा होगा इस सर्दियों में तारीख की बहुत बड़ी लोगों को ऑपरेशन की वजह से मूवमेंट करनी पड़ी थी, डिस्प्लेसमेंट हुई थी। लेकिन स्वात में जब अमन आया है तो आज आप देख लेंगे 2 करोड़ लोग सयाहत के लिए केपी में जाते हैं, जिसमें आधा जो है तकरीबन जो है स्वात की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे वो होटल लगे हैं। अब होटल जो है वहाँ के मकामी लोगों के पास तो बेचारों के पैसे ही नहीं थे, बैंक कर्जा नहीं देता, तो वो कराची से, लाहौर से, इधर से, इस्लामाबाद से सरमायाकारों ने वहाँ पे, आपको भी पता है, उन्होंने होटल खोले, तो वहाँ पे बेचारे आज भी मजदूरी में ही हैं। अब बात यह है कि अगर आप एग्जेम्पशन हटाते हैं तो वो वापस अपनी सरमायाकारी निकाल लेंगे, तो वहाँ के लोग फिर बेरोज़गार हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टील मिल और घी मिलों की जो बात कर रहे हैं, वो भी केपी के लोगों की तो ताकत नहीं है, इस्तात नहीं थी। वो भी कराची के, पंजाब के जो बड़े बड़े जो फैक्ट्री मालकान थे, उनकी एक इधर मिल थी, तो उन्होंने कहा चलो जी वहाँ से भी टैक्स बचाते हैं। अब उस बहाने वहाँ पे कुछ हमारी पोर्ट एक्टिविटी हो गई, अज़ाखेल वगैरह में कुछ वहाँ पे रोज़गार हो गया, वहाँ पे कुछ ट्रक्स का काम हो गया, तो उससे एक रोज़गार। आप उसको विड्रॉ करेंगे तो एक बहुत बड़ा एक बॉर्डर बंद कर दिया, अगर इसको आप विड्रॉ करेंगे तो मज़ीद जिसे कहते हैं वहाँ पे बेरोज़गारी आएगी। तो ये चीज़ें, इसीलिए हमने अभी जो पिछली मीटिंग, आपको याद होगा कि हमने CNG की बहाली के लिए मीटिंग की थी, तो उसमें हमने यही मुद्दा रखा कि देखें 500 mm CFD हमारे यहाँ से पैदा होती है, आप 100 भी नहीं देते। अब फ्यूचर में इस वक्त कहते हैं कि अगला पाकिस्तान का सुई जो है ना वो केपी बन रहा है, मीरान शाह और यहाँ से गैस की कोहाट से डिस्कवरीज। तो वहाँ मैंने कहा कि जी अगली जब भी गैस की डिस्कवरीज आएंगी, तो जैसे आप खाद के उस वक्त कारखाने वहाँ लगाते थे ढारकी में, सिंध में, अब आप बराए मेहरबानी यहाँ कारखाने लगाएं ताकि लोगों को रोज़गार दें। मुझे तो हैरानगी ये हुई, केपी में तो फिर कारखाने हैं कोई 1800 के करीब। मुझे हैरानगी ये हुई उस दिन सुनकर किसी से कि पूरे बलूचिस्तान में हब को निकाल के कारखाने ही नहीं है। तो जब कारखाने नहीं होंगे, जब डेवलपमेंट नहीं होगी, जब रोज़गार नहीं होगा, तो फिर यही होगा ना, दहशतगर्दी होगी। फिर आप जो है ज़राअत के लिए, अब हमारी जो है गंदम बंद कर दी जाती है। हम कहते हैं भाई या तो हमें हमारी कैनाल, पानी सारा केपी से ऊपर से जाता है, गैस यहाँ से जाती है, अगर वो गैस ना जाए तो कारखाने जो है खाद ना बनाए तो पंजाब के जो है जिम्मेदारी को जो है गैस वो नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिलेगी, तो गंदम नहीं आएगी। अब वही गंदम जिसकी गैस पानी ऊपर से आ रहा है, उसकी आप पाबंदी लगा के बैठ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? एहसास कमतरी होगी, महरूमी होगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। थैंक यू जी, थैंक यू। कोई और सवाल? थैंक यू।